हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आधुनिक काल। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। अध्याय नंबर ये 4 होगा। हम पढ़ रहे हैं अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम 4 भागों में बांट देते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, और इस प्रकार से बांट सकते हैं आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल को फिर से हम 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीतिकाल। तो ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतना ये सब हमने पढ़ा दिया है। जो स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ रहा है हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए या आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें। जो आदिकाल है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीनों मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। रीतिकाल बहुत ही अच्छे से हो चुका है। भक्तिकाल की 1-2 वीडियो डालनी है, वो मैं डाल दूँगी। जो आदिकाल का भी मुझे लगेगा कि जो रह गया है, वो मैं अभी डाल दूँगी। मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं पूरा हिंदी साहित्य यहाँ पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो बस इसमें मेरी अपने मन की खुशी है कि आप कितना रुचि लेते हैं, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता रहे। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार वीडियो देखते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ये मैं बार-बार इसलिए बोलती हूँ कि अगर कोई नए न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है तो उसे पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने कितने कालों में बाँटा है। तो मोटे तौर पर जिन काल में बाँटा है, वो लगभग मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल और आधुनिक काल की हम शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर मैं करवाऊँगी आपको। यहाँ पर चाहे तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न है, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है, तो उसके भी टॉपिक मैं यहाँ पर डालती रहती हूँ और हर वीडियो में बता देती हूँ कि ये वीडियो आपका सब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो यूजीसी नेट, टिजिट और टेट, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी एस्टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसी से संबंधित यहाँ पर संपूर्ण जो सिलेबस है मैं यहाँ पर पूरा करवाने की कोशिश करूँगी। तो हिंदी साहित्य के बाद हम भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये सब हम पढ़ेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे, एक बार चैनल की विजिट जरूर करें, प्लेलिस्ट चेक करें कि क्या क्या कुछ करवा रखा है और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। फिर मैं साथ साथ कहती हूँ कि डेली की वीडियो देखें, अपने नोट्स तैयार करें, खुद के नोट्स तैयार करें। तो ये सब बातें मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 4 यानी कि काल नंबर 4, और ये है हमारा आधुनिक काल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल, जैसे कि आप देखेंगे, कोई भी जो काल है उसकी शुरुआत एक पॉइंट से या एक दिन से नहीं शुरू हो सकता कि सन 1947 से हुआ या 1950 से हुआ या 1900 से हुआ। देखो, उसके लिए कोई एक काल को बनने में धीरे धीरे समय लगता है। तो अभी हमने रीतिकाल पढ़ा है। रीतिकाल की जो समय सीमा थी विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक उसकी समय सीमा थी। और अब आपको पता है कि 1900 के बाद की जो रचनाएं हैं वो आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम रीतिकाल से जोड़ते हुए आधुनिक काल तक पहुंचेंगे कि रीतिकाल में आपको पता है कि पद्य का बोलबाल था, कविताएं लिखी जा रही थी, जो कुछ भी लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो पद्य में लिखे जा रहे थे। तो आधुनिक काल में मुख्य रूप से क्या हुआ, हमारे गद्य का विकास हुआ। तो कविताएं अब हम आधुनिक काल को एक तरीके से 2 भागों में बांट सकते हैं या 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आधुनिक काल का गद्य खंड और एक आधुनिक काल का पद्य खंड। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आधुनिक काल के गद्य खंड में हम क्या पढ़ेंगे और आधुनिक काल के पद्य खंड में हम क्या पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम आधुनिक काल की शुरुआत की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि आधुनिक काल को अगर हम बांट दें
आधुनिक काल में कविता के विकास के निम्न चरण माने जा सकते हैं। कविता अगर कह दिया तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा पद्य खंड हो गया। तो जो आधुनिक काल है उसके पद्य खंड को कितने भागों में बांटा है? नंबर 1 भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी। ये ईस्वी है। तो जो आधुनिक काल की जो कविता खंड है या कविता का जो विकास है उसको हमने निम्नलिखित 6-7 भागों में बांटा है। तो ये 6-7 भाग कौन-कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर है आपका भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी। उसके बाद आपका आएगा द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से लेकर 1920 ईस्वी। तीसरे नंबर पर आपका आएगा छायावादी युग। तो उन्नीस उसकी समय सीमा है 1920 से 1936। कई विद्वान यहाँ पर 1938 भी मानते हैं। नंबर 4 पर आता है प्रगतिवाद, जिसकी समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी। और उसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1953 ईस्वी। और फिर आती है आपकी नई कविता। नई कविता की समय सीमा है 1953 से 1960 ईस्वी। और उसके बाद हिंदी नवगीत आता है। उसके बाद है 1960 के बाद से अब तक का। तो ये थे आपके कविता के विकास को हमने समझा आधुनिक काल के अंतर्गत। जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तो आधुनिक काल आपका रीतिकाल की तरह एक खंड नहीं है, छोटे-छोटे अन्य उपभागों में बँटा हुआ है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। ये मैंने आपको बताया। तो ये जो आपका आधुनिक काल का जो आपका पद्य खंड है, ये इतने भागों में बँटा हुआ है। ये आपका पद्य खंड है, यानी कि कविता के विकास का क्रम है, इनको निम्न चरणों में बाँटा गया है। दूसरी तरफ हम देखें तो आधुनिक काल को गद्य खंड और देख लेते हैं। आ उसके बाद हिंदी गद्य विधाओं का विकास भी आधुनिक काल में ही हुआ। यानी कि हिंदी गद्य विधाओं का विकास भी आधुनिक काल में हुआ, जिनमें प्रमुख है। तो गद्य विधाएं कौन-कौन सी हैं आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हिंदी निबंध का विकास, हिंदी नाटक का विकास, हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, रेखा चित्र एवं संस्मरण। और उसके बाद आपका आ जाता है हिंदी आत्मकथा, हिंदी जीवनी, हिंदी डायरी और हिंदी आलोचना। ये कुल मिलाकर आपके 10 टॉपिक हैं, और यहाँ से आपका जो आधुनिक काल का गद्य खंड है ये यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ है। इन सब की आपको रचनाएं भी लिखाएंगे, बहुत सारी रचनाएं लिखाएंगे, साथ में उनके सन भी बताएंगे, उनका वर्ण विषय भी बताएंगे, उनके कवि भी बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हम आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। आधुनिक काल में कविता के विकास, तो हम सबसे पहले कविता का विकास पढ़ेंगे, फिर भारतेंदु युग से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में तो हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि का मतलब है कि आधुनिक काल की शुरुआत कैसे हुई, आधुनिक काल के गद्य के रूप में या पद्य के रूप में कौन-कौन से। यहाँ पर आज हम आधुनिक काल की जो शुरुआत है उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे कि कहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत हुई, गद्य खंड में कौन सी रचनाएँ लिखी गई, पद्य में कौन सी रचनाएँ लिखी, और धीरे-धीरे किस प्रकार से आधुनिक काल भारतेंदु युग की तरफ बढ़ता गया, उसके बाद द्विवेदी युग की तरफ बढ़ता गया। तो आधुनिक काल का आज हम नामकरण पढ़ेंगे और उसकी समय सीमा पढ़ेंगे, और आधुनिक काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं जिनसे आधुनिक युग की शुरुआत हुई, वो रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पद्य से शुरुआत कर देंगे, और कविता के विकास का जो पहला युग है वो भारतेंदु युग से शुरू होगा। मैं भारतेंदु युग से आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों से। तो यहाँ से आपके लिए लाइनर क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आसान हो जाता है आपका नोट्स बनाना। ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहेगी टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, रीट, आरपीएस, एचपीएस, जहाँ पर भी आपको हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम देना है, यूजीसी नेट। तो यहाँ पर जैसे कि अभी पीजीटी आपकी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये हम आज से शुरुआत अभी से यहीं से करते हैं। तो
आधुनिक काल का नामकरण क्या है, जैसे कि हमने रीतिकाल में पढ़ा था कि अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नामकरण किया है, उसी प्रकार से जो हमारा आधुनिक काल है, इसको भी अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नाम दिया है। तो ये हम पढ़ेंगे, किसी ने जागरण काल कहा है, किसी ने आधुनिक काल कहा है, किसी ने गद्य काल कहा है। तो ये हम देखते हैं, ठीक है। अधिक आप अपना पेन कॉपी निकाल लें, हमारे साथ चलते रहें, नोट डाउन करते रहें महत्वपूर्ण बातों को, ताकि आपका समय बार बार न लगे। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नामकरण पढ़ेंगे एवं स्मरणीय तथ्य। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आधुनिक काल के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए आदुकाल के बारे में और उसके नामकरण के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का समय, अब आधुनिक काल का सबसे पहले हम समय देखेंगे, संवत 1980 विक्रम से 1980 विक्रम, अर्थात ये तो आपका विक्रम संवत हुआ, आपको समय सीमा पता होना चाहिए संवत विक्रम से। और मैंने आपको विक्रम संवत से बताया था कि अगर विक्रम संवत में से अगर हम 57 यानी कि 57 माइनस कर देते हैं तो आपका ईस्वी निकल कर आ जाता है। तो अगर हम विक्रम संवत के लिहाज से आधुनिक काल की समय सीमा देखें तो वो 1900 से 1980 विक्रम संवत तक है, और ईस्वी के हिसाब से देखें तो 1843 से 1923 ईस्वी तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है, ठीक है। अब डॉक्टर त्रिभुवन, अब अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, आपके पेपर में न जाने किसके हिसाब से पूछ ले तो मैं सभी का आपको बताऊंगी। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 ईस्वी तक अवधि को क्या कहा, जागरण काल कहा। अब आपको कहे कि आधुनिक काल को जागरण काल किसने कहा, तो डॉक्टर त्रिभुवन ने कहा। उसकी समय सीमा क्या है, 1857 से 1947, तथा 1947 से आज तक की समय अवधि को उन्होंने क्या कहा, आधुनिक काल माना। इस तरीके से डॉक्टर बच्चन ने भी आधुनिक काल को बांटा, आधुनिक काल का उपविभाजन किया। और किस प्रकार से क्या, एक तो डॉक्टर जो बच्चन थे उन्होंने आधुनिक काल को स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर विभाजित किया, स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन किया डॉक्टर बच्चन ने। और डॉक्टर बच्चन ने कौन कौन उपभागों में बांटा। नंबर एक तो ये डॉक्टर बच्चन के अनुसार था पुनर्जागरण काल, जिसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी। फिर बाटा पूर्ण स्वच्छंदता काल 1900 से 1920, स्वच्छंदता काल 1920 से 1940, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से अब तक। तो ये तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस डॉक्टर बच्चन के अनुसार कौन कौन से उपविभाजन किए हैं और डॉक्टर त्रिभुवन ने क्या कहा है, और वैसे मुख्य तौर पर इसका विभाजन क्या है, ये आपको याद रखना है। और भी बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक और बात यहाँ पर थी कि और इसका नामकरण क्या क्या किया है। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम समीक्षकों इतिहासकारों ने दिए वे इस प्रकार हैं। तो आधुनिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। और गद्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ये बात भी आप नोट कर लेना और अपने नोट्स अच्छे से बना लेना। अब हम शुरुआत करते हैं कि आधुनिक काल की जो रचनाएं मिलनी स्टार्ट हुई, यानी कि गद्य से संबंधित और पद्य से संबंधित जो हमें रचनाएं मिली, जिनको हम आधुनिक काल के अंतर्गत डालते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, क्रम वाइज एक एक को देखते हैं। भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का शुभारंभ हुआ। आप देखेंगे कि ऐसी बात नहीं कि एकदम से आधुनिक काल में ही गद्य रचनाएं होने लगी। एकदम से, मैंने कहा कि एकदम से किसी भी साहित्य की शुरुआत नहीं होती है। तो भक्ति काल एवं रीति काल में भी गद्य का शुभारंभ हो चुका था, लेकिन वो किसके रूप में लिखे जा रही थी वो रचनाएं, वार्ताओं एवं टीकाओं के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 आपका शुरू हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है, हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना अगर आपको देखना हो
तो वो है 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा के अधिक निकट है। तो हिंदी गद्य का अगर एक और रूप आपको देखना हो तो गोरखसार ग्रंथ में देख सकते हैं, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। और उसके बाद आप ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब पेपर में पूछा जाता है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। सम्राट अकबर के समय में एक कवि थे और कवि का नाम था गंग कवि और इनकी रचना का नाम है चंद छंद बरबन वर्णन सॉरी चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा गया। तो गंग कवि की रचना पूछी जाती है, कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि द्वारा रचित है और ये भी आपका गद्य खंड में है और ये खड़ी बोली में लिखा गया था और अकबर के समय में लिखा गया था। ठीक है, धीरे धीरे ये बता रहा है, हर पॉइंट आपको ये आधुनिक गद्य की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और फिर आधुनिक गद्य की जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से शुरुआत हम कर देंगे, लेकिन भारतेंदु युग से पहले जो गद्य खंड था उस पर एक बार हम प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, तो 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह पेपर में पूछा जाता है। यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा गया था, जब मैंने एस्टेट का पेपर दिया था एक बार, तो उसमें भी पूछा था और स्क्रीनिंग के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है रामप्रसाद निरंजनी को ही पहला कवि मानते हैं खड़ी बोली का। ठीक है, तो ये इनकी रचना है 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने खड़ी बोली में की। ठीक है, दूसरा है परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से। देखो ये तो थी इनकी, अभी तक हमने जो भी रचनाएं गद्य खंड की पढ़ी, ये सब इनमें आपको भाषा के बारे में नहीं बता रहा है। भाषा तो बता रहा है कि खड़ी बोली में लिखी गई, लेकिन वो भाषा आपकी शुद्ध थी, परिनिष्ठ थी या सुसंस्कृत थी या नहीं थी, इनके बारे में नहीं बताया। तो अब जो कह रहे हैं कि परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम गद्य ग्रंथ और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को महत्वपूर्ण बताया था आपको। 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, यही कुछ महत्वपूर्ण हैं, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। जो बच्चे पीजीटी ये डीएसएस भी नहीं, ये टीजी पीजीटी चंडीगढ़ का जो पेपर दे रहे हैं और जो डीएसएसबी की पोस्ट आने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 4 मई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाता है कई बार, 1800 ईस्वी के आसपास हुई। 4 मई को एग्जैक्ट बता रखा है। जिसने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। किसने? फोर्ट विलियम कॉलेज में कई ऐसे प्रिंसिपल थे जिन्होंने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हिंदी को अपना दर्जा दिलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट थे एक तो, ठीक है, हिंदी उर्दू अध्यापक थे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक फोर्ट विलियम कॉलेज था जिसकी स्थापना 4 मई 1800 में हुई। इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में एक अध्यापक थे, कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। और वो किस भाषा के अध्यापक थे? हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू जी लाल और आगरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट जो कि हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे, इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। किस में नियुक्त किया? फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त किया। किसने किया? जॉन गिलक्राइस्ट ने किया। और किसको किया? लल्लू लाल जी को और सदल मिश्र जी को किया। आगे देखते हैं, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन सभी नामों के बारे में पता होना चाहिए। जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतो
पाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। देखो लल्लू लाल जी की कौन सी रचना है, प्रेम सागर, आपको नोट डाउन कर लेना है। सदल मिश्र की कौन सी रचना है, नासिकेतोपाख्यान है नामक ग्रंथ की रचना की दोनों ने, और किसकी प्रेरणा से की, जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से की। इन दोनों महानुभावों की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की भी रचना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो काले काले अक्षर लिखे गए हैं इनको आप नोट डाउन करते जाइए। पंडित सदल मिश्र द्वारा लिखित नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रवती भी है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। और मुंशी सदासुख लाल नियाज ने सुख सागर की रचना हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है। यानी कि सदा सुख लाल नियाज ने कौन सी रचना लिखी सुख सागर। किस में लिखी, गद्य खंड में लिखी, और किस पर आधारित थी, श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित थी। सदल मिश्र की रचना का क्या नाम है, नासिकेतोपाख्यान, और सदा सुख लाल की सुख सागर, लल्लू लाल की क्या है, प्रेम सागर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी किस प्रकार की रचनाएं थी, ये नासिकेतोपाख्यान और जो सदा सुख लाल की ये सुख सागर, ये सारी आपकी गद्य रचनाएं थी। क्योंकि हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि आधुनिक काल में क्या हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि गद्य का विकास हुआ था। तो ये सारी रचनाएं गद्य में लिखी गई थी। और इंसा अल्लाह खां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, इसे उदय भानु चरित भी कहते हैं। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था, अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो रानी केतकी की कहानी रचना का दूसरा नाम क्या है, उदय भानुचरित, और इसकी रचना किसने की थी, इंसा अल्लाह खां ने की थी। तो अभी हम आधुनिक गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ, धीरे धीरे वो रचनाएं पढ़ रहे हैं हम। इंसा अल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है। इसमें संस्कृत या अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग नगण्य है, मतलब ना के बराबर हैं, बाकी ठेठ हिंदी है। अब आता है, ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया। विलियम केरे ने बाइबल के साथ इंजील आदि का हिंदी में अनुवाद किया। जो आपका महत्वपूर्ण आता जाएगा प्रश्न, मैं वो भी आपको बताते जाऊंगी। 1817 में क्या हुआ, कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, विभिन्न विषयक हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित हुई। और बंगाल में, अब ये भी महत्वपूर्ण है, बंगाल में क्या था, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित करवाया। ये इनकी रचना हो गई। और 1826 ईस्वी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप जितने स्टार लगाएं लगा सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। इस पेज में जितने भी प्रश्न आए हैं सारे इम्पोर्टेंट है, चाहे उनको आप कितने भी स्टार दे सकते हैं। 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगुल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र, अभी ये एचपीएससी स्क्रीनिंग पेपर हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, किसने प्रकाशित किया, तो वो जुगल किशोर ने प्रकाशित किया। और कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला जो समाचार पत्र का था उसका नाम क्या था, उद्दंत मार्तंड था। और कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ठीक है, कानपुर, और जो किसने प्रकाशित किया, जुगल किशोर ने किया। और जुगल किशोर कहाँ के थे, कानपुर के थे। और कब प्रकाशित हुआ, 1826 में हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लें। इसी तरीके के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए राजा राम मोहन राय ने सन 1829 में बंगदूत नामक हिंदी का पत्र प्रकाशित करवाया। तो ये भी पूछा जाता है। 1826 में पहला जुगल किशोर ने प्रकाशित किया। ठीक है, उद्दंत मार्तंड प्रकाशित किया। उसके बाद 1829 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत प्रकाशित किया। और राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी गद्य में आप देखेंगे प्रश्न यहाँ से भी बनता है, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे पहले आपने 1826 में पढ़ा, 1826 में सॉरी
1826 में जुगल किशोर ने उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित करवाया। फिर 1829 में आपने अभी पढ़ा राजाराम मोहन राय का बंगदूत प्रकाशित हुआ। फिर 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से ही 1850 में सुधाकर का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो आपसे पूछे कि बनारस अखबार किसने निकाला? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। कहाँ से निकाला? काशी से निकाला। और कब निकाला? 1845 में। नेक्स्ट है राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और 1863 ईस्वी में आगरा से ही लोकमित्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये बातें दोनों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इन्हें नोट डाउन कर लें। नवीन चंद्र राय ने 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और उसके बाद है 1837 में संयुक्त प्रांत यानी कि अब जो उत्तर प्रदेश है के सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा उर्दू कर दी गई। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में गारशाद तासी और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किया। यह देखो जो गारशाद तासी था इसने हिंदी के विरोध में, ये हिंदी का कट्टर दुश्मन था, हिंदी का इसने विरोध किया और उर्दू का क्या किया? समर्थन किया। और सर सैयद अहमद खां भी इसी के साथ थे गारशाद तासी के। मतलब ये जो दोनों थे, ये दोनों जो कवि थे ये हिंदी के तो विरोधी थे और उर्दू के क्या थे? समर्थन में थे। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू को गंवारू बोली कहा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। लेकिन इसी समय सर फ्रेडरिक पिक्ट जो एक नामक एक अंग्रेज विद्वान था, उसने हिंदी का कट्टर समर्थन आरंभ किया। तो हिंदी का समर्थन किसने किया? सर फ्रेडरिक पिक्ट ने किया। और सर सैयद अहमद खां और गारशाद तासी ने क्या किया था? हिंदी का विरोध किया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानने के लिए, क्योंकि हम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कि आधुनिक काल को में गद्य को विकास होने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कौन कौन से गद्य की रचनाएं प्रकाशित हुई आधुनिक काल में, कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार बंगाल से लेकर पंजाब तक होने लगा। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ने लगा बंगाल से लेकर पंजाब तक। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। कुछ समय बाद वे बनारस डिवीजन के संयुक्त स्कूल इंस्पेक्टर बनाए गए। ठीक है, उसके बाद है शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के समर्थक थे, लेकिन वह ऐसी हिंदी का प्रचार चाहते थे जिसमें अरबी फारसी के भी प्रचलित शब्द प्रचलित हों। उन्होंने बनारस अखबार के माध्यम से अपनी इसी नीति का प्रचार किया। मतलब शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे हिंदी के तो समर्थक थे, लेकिन वो एक ऐसी हिंदी का प्रचार चाह रहे थे जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का भी बाहुल्य हो, जो प्रचलित शब्द हैं। फिर क्या किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक, उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः गुजराती भाषी थे, फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश, इनकी रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने मत का प्रचार हिंदी में किया। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी जो हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए आगे आई, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है, राजा राम मोहन राय का है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। और जो ईसाई मिशनरी थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी हिंदी गद्य का प्रचार कर रहे थे। भारतेंदु से आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि पर अपने विचार प्रकट किए। भारतेंदु ने इन चीज़ों पर क्या किए? आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि पर अपने विचार प्रकट किए। अब आता है भारतेंदु जी का योगदान, क्योंकि हमारा जो आधुनिक काल का जो पहला उपविभाग है वो भारतेंदु युग से ही हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आधुनिक काल के गद्य की हम शुरुआत करते करते और भारतेंदु युग तक पहुंच गए हैं। यानी कि आधुनिक काल की शुरुआत से लेकर भारतेंदु तक के बीच की जो रचनाएं हैं वो हमने अभी तक पढ़ी हैं। भारतेंदु ने लेखकों का एक मंडल तैयार किया जिसमें पंडित, ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं
जिसमें पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, ये जो थे भारतेंदु। और एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर पेपर में कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का कवि नहीं था। तो इनमें से नाम दे देंगे तीन आपको और कोई एक और अन्य नाम दे देंगे और पूछ लेंगे प्रश्न। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे तो भारतेंदु की रचनाएं भी पढ़ेंगे, उनका वर्ण विषय भी पढ़ेंगे और इन सारे लेखकों की रचनाएं भी हम पढ़ेंगे। तो वो हम भारतेंदु युग के अंदर पढ़ेंगे। आज का हमारा जो है आधुनिक काल के बारे में आपको बताना था कि आधुनिक युग में गद्य का विकास कैसे कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, किन किन संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, किन किन महापुरुषों ने गद्य को विकसित करने में अपना योगदान दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और हम कल से अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की ये जो वीडियो थी हमारी इतनी ही है, जिसमें हमने संपूर्ण आपको आधुनिक काल के बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में अब हम शुरुआत कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको आधुनिक काल के अभी ये बताए थे आपको कि आधुनिक काल को किन किन भागों में बांटा गया है। तो कविता के विकास में तो कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि पद्य खंड के विकास में कितने भागों में और गद्य खंड के विकास में कितने भागों में आपको बांटा गया है, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो ये आप अपना नोट डाउन कर लेना। हम इन्हें धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप जब अपने नोट्स बनाओ आधुनिक काल तो उसमें इनको बांट लेना, ये लिख लेना अपने नोट्स में। और आज फिर हम अगली वीडियो से भारतेंदु युग की शुरुआत कर देंगे। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की एक बार विजिट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।